सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में क्रिमिनल लेयर के विरोध में भारत बंद। बिहार में ट्रेनें रोकी गई, पटना में लाठीचार्ज, राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद। कोलकाता रेप मर्डर पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता बोले राज्य सरकार प्रिंसिपल को बचा रही। कोर्ट बोला 4 सितंबर को करेंगे मामले की सुनवाई। बदलापुर के स्कूल में 2 बच्चों का यौन शोषण, 3 से प्रदर्शनकारियों पर FIR। 72 अगस्त 24 अगस्त को MBA का महाराष्ट्र बंद का ऐलान। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को देर रात हटाया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शहर से बाहर निकाला। सुबह से फिर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएगा। CEO बोले उम्मीद है 1 साल में तैयार कर लेंगे। कोविशील्ड भी इसी कंपनी ने बनाई थी। राजस्थान में आज से तेज बारिश। हिमाचल के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट का किया धन्यवाद। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता केस में किया धन्यवाद। स्वतः संज्ञान लेने और फैसले के लिए आभार व्यक्त किया है। मरीजों की देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता के लिए डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोर्ट को आभार व्यक्त किया। स्वतः संज्ञान लेने पर यह आभार व्यक्त किया गया है। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 26 अगस्त को आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर बड़ी बैठक। भाजपा मुख्यालय में शाम 7 बजे बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर होगी बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा मुख्यालय में शाम 7 बजे होगी बैठक। चंडीगढ़ से खबर, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 26 अगस्त को आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर होगी ये बड़ी बैठक। खबर सिरसा से, जहां हरियाणा प्रदेश में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भाजपा को चिताते हुए कहा कि अगर भाजपा को चौधरी रणजीत सिंह की जरूरत है तो वो हलोपा को दूर करें। उन्होंने कहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं और प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्र में उनका कद। चौधरी ने कहा कि वो पहले रनिया से निर्दलीय चुनाव जीते और भाजपा की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद भाजपा में विश्वास करते हुए 7 से मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हलोपा कहती थी कि हम एनडीए का घटक है, दूसरी तरफ उन्होंने रनिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया तो मुझे मेरे कार्यकर्ताओं का संदेश मिला कि आप आएँ और बैठक करें। इसी सिलसिले में बीते दिन रनिया में बैठक करके आए और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप चुनाव लड़ें। नहीं, कहीं नहीं कहा मैंने, मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, बीजेपी में हूँ। देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुझे इन्होंने टिकट दिया आधा घंटा पहले, बहुत ही इज्जत दी। कैबिनेट जब नायब सिंह जी की श्रेणी की बनी तो पहले 5 पे मुझे रखा
मैं वो भी अच्छा बढ़िया मैच था। पर अब जो नई कमेटी बनी है जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हम लोग समझते हैं कि देश में जो माहौल था वो परिवर्तित हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है इसके दिन गिने चुने हैं, 2 बैसाखियों पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा साथियों, बिहार के साथियों से या आंध्र प्रदेश के भाइयों से कोई बैर नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार का जो बजट था वो सिर्फ घोषणा कर कागजी कार्रवाई कर अपने सहयोगी दलों को राजी करने का था। शुद्ध रूप से पॉलिटिकल बजट था। वो देश को विकसित करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए, गरीब राज्यों को मदद करने के लिए नहीं था। और ये भी सिर्फ घोषणा करी है लगभग 1 लाख करोड़ की। दोनों राज्यों को कितना मिलेगा समय बताएगा। लेकिन क्या गलती थी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के लोगों की कि केंद्र सरकार ने बजट देने में इतनी कंजूसी करी। तो ये भेदभाव जो है, पक्षपात जो है, ये मजबूरी उनकी बन गई है। इसका खामियाजा भी देश उठा रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आपके कोई सवाल हो तो मैं जवाब। Today's Bharat Bandh is not a political movement. It is organized by non-political organizations, non-government organizations, institutions all across India. I feel that the organizations of the Dalit community and tribal communities have had to do this bandh because they feel insecure, they feel uncertain, and they believe that the government of India is not a government that is working in their favor. It is not for the first time that the Dalit communities across India, the tribal organizations have called for a bandh. It has happened before also. I think therefore it is incumbent upon the government of India to create an environment where everybody feels safe and secure, and they feel that the interest will not be compromised either via amending the constitution or by the government orders, like the recent government order of lateral entry into IAS. And the BJP is talking about how it was the idea of the Congress party. Let me just clarify. When you have someone as eminent as Dr. Manmohan Singh entering services and helping in the reforms of the economy of India, everybody welcomes it. But when you institutionalize that mechanism to avoid getting young talent from those underprivileged communities, that shows your mentality. That is why Rahul Gandhi ji opposed it in Parliament. India Alliance opposed it because we felt this lateral entry is something that is going to certainly create insecurity amongst the Dalit communities, tribal and backward communities, because पहली बात तो नौकरी बहुत कम है देश में, जो है नौकरियां उसमें भी आप वंचित लोगों को मौका भी देना नहीं चाहते। आप मौका दीजिए, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी मेहनत से, अपने प्रतिस्पर्धा कर बच्चे आगे आएंगे। लेकिन उनके दरवाजे बंद करना, उनके रास्ते रोकना, ये मानसिकता को दिखलाता है। इसीलिए उनको मजबूरन कांग्रेस और विपक्ष के दबाव में उनको ऑर्डर वापस लेना पड़ा। It is not a question of anyone opposing or supporting. It is because the government of the day has created an environment where people are forced to call for a bandh, and I think the government has to listen to the voice of the underprivileged and the downtrodden and act accordingly. जी उनके कहने से क्या होता है भाई, वो तो अपनी सफाई देंगे ना। हम कह रहे हैं आप इतने जिम्मेदार पद पर हो, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप अल्प समय में इसकी जांच पूरी करिए। इतना लंबा उन्होंने जांच को खींच दिया और कुछ तथ्य लेकर सामने नहीं आए। अब आरोप लग रहे हैं कि आपकी मिलीभगत थी उस ग्रुप, उस समूह के साथ, तो उसका स्पष्टीकरण कौन करेगा? जो जांच करने वाले लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? इसीलिए हम जेपीसी की मांग करते हैं। अगर कुछ गलत नहीं है तो जेपीसी की जांच में सामने आ जाएगा। जेपीसी बहुमत किसका होगा? भाजपा का होगा। जेपीसी का चेयरमैन कौन होगा? भाजपा का होगा। फिर क्या कारण है आप पकड़ना नहीं चाह रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं है, अगर केंद्र सरकार बैकफुट पे नहीं है, अगर उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया तो जांच के लिए क्यों डरते हैं? जो भाजपा बोलती है छापे डलने दो कांग्रेस नेताओं के ऊपर, ईडी से पूछताछ करने दो, कस्टडी लेने दो, अगर गलती नहीं करी है तो सामने आ जाएगा। तो अब ये इस पर क्यों मना करते हैं मुझे बताइए? हम तो सिर्फ जांच ही मांग रहे हैं ना।
मैं तो आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो तथ्य सामने आए हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण एक ऐसी संस्था को दें जो आपसे ऊपर हो। अब सेबी से ऊपर क्या है? क्या देश में कहीं हिंसा होती है, कहीं शोषण होता है, कहीं बलात्कार होता है, उसकी सब लोग मन से घोर निंदा करते हैं और सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। इस पर जो भी कार्रवाई करनी है करनी चाहिए, चाहे किसी राज्य में हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, रिपोर्ट तलब करी है, सीबीआई से करी, राज्य सरकार से करी है और कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये कहना कि वो इस राज्य में उस राज्य में नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी महाराष्ट्र में जो यौन शोषण हुआ है, हर राज्य में जहाँ पर भी होता है उस पर बिना किसी संकोच के केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आरोपी कोई भी हो, कितना प्रभावी हो, किसी दल से जुड़ा हो, किसी विचारधारा का हो, किस मजहब का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दरिंदगी को करते हैं तो उसको तो सत्य से निपटना ही पड़ेगा, उसका कोई इसमें कोई संकोच किसी नहीं। बिहार के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे भारत बंद को लेकर, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उस पर क्या कहते हैं? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं सबसे अपील भी करता हूं कि जो आज भारत बंद हो रहा है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, शांतिपूर्वक करना चाहिए। जहां पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसको रोका जाना चाहिए। और मैं सबसे अपील करूंगा कि जो बंद हो रहा है आज वो अमन, चैन, शांति से हो, क्योंकि सब लोगों की आवाज़ केंद्र सरकार को सुननी पड़ेगी और हम हमेशा उनकी मदद करेंगे। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी हम मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमेशा करते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत फूल चला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट को आप यहाँ पर सुन रहे थे। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। भिंड से खबर आपको बता देते हैं। भारत बंद को लेकर पुलिस सतर्क, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर। 3 थानों के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। 2 अप्रैल 2018 में दलित समुदाय ने की थी हिंसा। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना अंतर्गत लसुड़िया दांथी गांव से नन्ही सी 10 माह की बच्ची के अपहरण को 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। और इस मामले में पुलिस भी अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग टीम गठित करके जांच कर रही है, पर 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है वो लगभग 30 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है और अलग अलग जगह पे हमारी टीम है। अभी 2 टीमें हमारी, एक टीम जो है वो नीमच और मंदसौर में भी काम कर रही है।
प्रयास हमारा जारी है लोगों से पूछताछ करके, और बाकी टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर हम लोगों ने अभी फोकस किया है। प्रयास हमारा चल रहा है, जल्दी हम लोग इस मामले को जो है वो निकाल लेंगे। सर, समाजजनों ने आज सुबह ज्ञापन भी दिया है, उन्होंने मांग भी करी है। बिल्कुल समाजजनों की भावनाओं की हम लोग बिल्कुल उनसे बात भी की है। उन सब लोगों से हम लोगों ने बताया भी है कि पुलिस इसमें दिन रात काम कर रही है। हमारा मतलब कोई भी आदमी जो है वो इस तरीके से नहीं है कि उसको लाइटली ले रहा है। पर डे हम लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अभी टीमें भी हमने बढ़ा दी है उसके अंदर काम करने के लिए। हमारे वरिष्ठ अधिकारी में खुद भी जो है वो अभी तक घटनास्थल को भी देखना और साथ साथ में मॉनिटरिंग जो है वो चल रही है। हम लोग इसको ज़रूर निकाल लेंगे। संकुल केंद्र सुखदा अंतर्गत मुख्यालय के जनपद प्राथमिक शाला सुखदा में आज छात्राओं से पानी बर्बाद जाता है। छात्राएं 500 मीटर दूर हैंडपंप से विद्यालय तक बाल्टी में पानी लेकर आती है। इससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके बाद भी स्कूल के जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि शासन द्वारा विद्यालयों में स्वीपर वृत्ति की नियुक्ति की गई है। मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया भी रहते ताकि बच्चों को किसी तरह का काम नहीं लिया जाए, लेकिन फिर भी नौनिहालों के हाथों में कॉपी किताब की जगह बाल्टी थमाई जा रही है। जनपद प्राथमिक शाला सुखदा के में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाई होती है, परंतु शिक्षक एवं प्रधान पाठक को विद्यार्थियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आपके द्वारा सूचना से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राथमिक शाला सुखदा में बच्चियों को पानी भरते हुए जानकारी प्राप्त हुई है। इसके लिए जांच कराया जाएगा और उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा, और यदि जांच में सही पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में 10 मीटर और 50 मीटर के सभी खेलों की तैयारियां कराई जाएंगी। इस वर्ष राज्य स्तरीय निशानेबाजी की प्रतियोगिता में प्रवेश ऑनलाइन रखा गया है। राइफल एसोसिएशन संघ के सचिव दुर्गेश कुमार शर्मा से जब पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन के अलावा भी अलग से चार्ज दिया जा रहा है तो उन्होंने बताया कि शुरू लेते होंगे, पर मेरे को नहीं पता, आप उस पर ले लेते होंगे। मिल है। यहाँ कैसे पहुँचे हैं? यहाँ मैं खेलने पहुँचा था जी। क्या क्या सुविधा हो रही है उसमें? यहाँ बाथरूम नहीं है और पिस्तौल दे रहे हैं, उसका रेंट ले रहे हैं बट रसीद नहीं दे रहे हैं। और बाकी सब पेमेंट जैसे कुछ पेमेंट ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन कुछ पेमेंट का बिल्कुल भी रसीद नहीं दे रहा है। और यहाँ पे बाथरूम की सुविधा नहीं है, पंखे की सुविधा नहीं है, बैठने के लिए असुविधा है, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेमेंट क्या क्या ले रहे हैं, क्या बता के आपको अलग पेमेंट लिया जा रहा है, और रसीद का पेमेंट जैसे खेलने के लिए वो लोग गन दे रहे हैं, उसका क्या है अपने को रसीद नहीं दे रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल संघ का सचिव हूँ। यहाँ पे किस टाइप का कंपटीशन हो रहा है? देखिए, हर वर्ष की भांति सन 2002 से हम लोग राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की जो मैच बुक है उसके मापदंडों के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार मैच कराए जाते हैं। SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सामाजिक संगठनों के द्वारा आयोजित भारत बंद का पाकुड़ जिले में भी असर देखने को मिल रहा है। शहर के अम्बेडकर चौक पर JMM और भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पूरे भारतवर्ष में भारत बंदी है, और जो विगत दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC और ST मोर्चा का जो वर्गीकृत किया गया है उसका विरोध में पूरे भारतवर्ष में सामाजिक संगठन जो इस निर्णय के विरोध में जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो है हमारे SC और ST जो या OBC जो हमारे जो है भारतवर्ष के जो आरक्षण दी गए हैं उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको वर्गीकृत किया गया है, जिससे इससे में इस आरक्षण में जो है असर पड़ेगा। इसमें SC और ST को जो है उत्थान और विकास में बाधा आएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर से खबर, जहां पर कोलकाता की घटना के मामले में विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग है। हैलट में इमरजेंसी और ICU सेवाएं जारी हैं।
रेजिडेंट डॉक्टरों ने पर्चे बनवाने किए बंद। जेके कैंसर में भी स्वास्थ्य सेवाएं बंद, मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सारिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका, क्या कुछ जानकारी है? 7वां दिन है लगातार प्रदर्शन का, हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो ज़रूर चालू हैं। बिल्कुल, अगर कानपुर शहर की बातचीत करी जाए, अब 7 दिन बीत चुके हैं और कानपुर शहर के जो LLR हैलट हॉस्पिटल है वहां पर जो इमरजेंसी जो OPD है वो बाकायदे चल रही हैं और सीनियर जो डॉक्टर हैं उन्होंने इनकी जिम्मेदारी लेते हुए रोजाना शुरू करके मरीजों को देखना शुरू कर दिया है। करी जाए, जूनियर डॉक्टर और रेजिडेंट कर्मचारी और स्टाफ नर्सें जो हैं वो आज भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं कि जो कोलकाता कांड में जो दोषी है उसको फांसी दी जाए और कहीं ना कहीं फास्ट कोड है उसका निर्माण किया जाए। सरकार से लगातार ये गुहार करी जा रही है। कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखा जा रहा है क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो बाकायदे जो हैलट परिसर है वहां पर घूम घूम कर नारेबाजी कर रहे हैं, व्यवधान डाल रहे हैं। जूनियर डॉक्टर जो हैं ऐसा करने के साथ साथ फिर वापस आकर वो जो अपना हड़ताल है वहां पर उसमें शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो आक्रोश है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं और जनता को जो खामियाजा है, जैसे कि OPD में हजारों मरीज आते हैं कानपुर शहर में आसपास के जिले के और उनके जो उपचार है वो किया जाता है, लेकिन OPD कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर जो हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं OPD में। तो मरीजों को देरी से उपचार हो रहा है, मरीजों को इसका कहीं ना कहीं जन समस्याएं जो हो रही हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, सीनियर डॉक्टर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जूनियर डॉक्टरों के सहयोग से और स्टाफ कर्मचारी और रेजिडेंट जिस तरीके से पूरे परिसर को संभालते थे उसको संभालने में कठिनाइयां हो रही हैं। बिल्कुल, आगे सारिका ये कब तक हड़ताल जारी रहने की संभावना है? क्या कहना है जो जूनियर डॉक्टर्स है उनका? से लगातार बातचीत करी जा रही है। हालांकि उनका यही कहना है कि कोलकाता में जो कांड हुआ है उसके बाद उस पीड़िता को न्याय मिले। कहीं ना कहीं डॉक्टर ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो मरीजों की जान बचाते हैं और इस तरीके की घटना से उनकी जान पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो ये जो सवाल है उसको लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है जब तक फास्ट कोड और उसके साथ साथ सरकार उनकी सुरक्षा को देखते हुए सख्त नियम नहीं बनाती है तब तक उनकी ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। और उसके साथ साथ जो कानपुर का प्रशासन है वो उनसे भी वो मांग कर रहे हैं कि कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर रेजिडेंट रहते हैं, जहां पर कई बड़े हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, तो ऐसे में उनकी इस सुरक्षा को ध्यान में रखकर कुछ सख्त और कड़े नियम बनाए जाएं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो उनकी जो मांगे हैं जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है ये जारी रहेगी। ठीक है सारिका, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की जा रही है। निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। बुलंदशहर से खबर जहां पर भारत बंद में सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, बसपा और सपा के लोग भारत बंद में शामिल। कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात। कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात।
बुलंदशहर से खबर, जहां पर भारत बंद को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। बसपा ने भारत बंद को दिया समर्थन। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस के खुफिया विभाग भी सतर्क है। आदेश वापस नहीं लिया तो आगे होगा बड़ा आंदोलन। बसपा ने भारत बंद को दिया है समर्थन। आरक्षण के उपलक्ष्य में ये जो सरकार है हमारा आरक्षण खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है और हम ये चाह रहे हैं हमारा आरक्षण ऐसे बरकरार रहे, सरकार हमारे आरक्षण को खत्म ना करे। अगर जिस तरह से सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और वो इस तरह से आदेश पारित होता है तो उसके खिलाफ में क्या आपका लगातार धरना चलता है? बिल्कुल बरकरार धरना रहेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। जब तक ये हमारा आरक्षण को बरकरार नहीं रखेंगे, अगर ये काटेंगे तो हम हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा, रोड जाम रहेंगे और सब कुछ करेंगे। शांति ये जो आरक्षण में जो बदलाव सरकार कर रही है, क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण, तो उसके कारण हमने यहाँ दिया है, SDM साहब को विज्ञापन दिया है। अच्छा, उसमें क्या क्या जो आपने ज्ञापन सौंपा है उसमें क्या क्या आप लोगों ने मांग रखी है अपनी? जो मांगे हैं उन्होंने लिखित में दे दी हैं 2-3 पेजों में SDM साहब को, और उसमें जो आरक्षण ये ख़त्म कर रही है सरकार उसी को दिया है। रामपुर से खबर, जहां पर आरक्षण को लेकर सपा का जोरदार प्रदर्शन। रामपुर के भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन। आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, हाथों में नीला झंडा और तिरंगा लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है पुलिस। भारत बंद का बसपा सुप्रीमो ने दिया है समर्थन। जगह जगह पर आरक्षण बचाव को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। जगह जगह पर आरक्षण को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। भारत बंद का बसपा सुप्रीमो ने दिया है समर्थन। रामपुर से खबर, आरक्षण को लेकर सपा का जोरदार प्रदर्शन। बिजनौर से खबर, जहां पर आरक्षण को लेकर दलित अन्य संगठनों का प्रदर्शन जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में उतरे सड़कों पर दलित ने हाथों में नीला झंडा लेकर प्रदर्शन किया शुरू। भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है पुलिस। भारत बंद के आह्वान को मायावती ने भी समर्थन दिया है। इंद्रपाल भवन से दलित समाज के लोगों का प्रदर्शन। इंद्रपाल भवन से प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े दलित बसपा सपा व अन्य संगठनों का प्रदर्शन। कई पॉइंटों से प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पैर आ गया था मेरा नीचे, अभी पैर आ गया था मेरा नीचे। गाजीपुर से खबर आपको बता देता है, जहां पर भारत बंद पर कसीमाबाद में किया गया तोड़फोड़। भीम आर्मी और बसपा कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़।
शॉपिंग मॉल को बंद कराने गए दलितों ने तोड़फोड़ की है। लोगों ने मॉल के शीशे तोड़े और शटर पर चलाए डंडे। शॉपिंग मॉल को बंद कराने गए दलितों ने की तोड़फोड़। गाजीपुर से खबर, भारत बंद पर कसीमाबाद में की गई तोड़फोड़। फोर्स मौजूद। दलित संगठन के लोगों द्वारा की जा रही है नारेबाजी। भीम आर्मी और बसपा कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। लोगों ने मॉल के शीशे तोड़े और शटर पर चलाए डंडे। मुरादाबाद से खबर, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच भारत बंद आंदोलन जारी। अम्बेडकर पार्क पर हजारों की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारी। जुलूस लेकर आंदोलनकारी ने किया बंद का आह्वान। भारतीय अम्बेडकर युवक संघ का धरना प्रदर्शन, सपा सहित सभी दलित समाज कार्यकर्ताओं का धरना। कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तख्तियों पर लिखा स्लोगन। कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क में किया धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, तख्तियों पर लिखा स्लोगन। माननीय उच्चतम न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के जो रिजर्वेशन से संबंधित निर्णय है, उससे रोष व्यक्त करते हुए आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, जिसमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ है, अन्य भी तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा आज अम्बेडकर पार्क पर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कुल 8 सूत्रीय मांग रखी गई। उनकी इस मांग या ज्ञापन उनका जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम है, जिनको प्रेषित करा दिया जाएगा। आज हम लोगों ने 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ जो अपना निर्णय सुनाया है, उस निर्णय के विरोध में देश का पूरा बहुजन समाज और आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया की है कि आरक्षण को वर्गीकरण में ना बांटा जाए। इसलिए आज आदरणीय बहन जी के निर्देश अनुसार हम सब लोगों ने पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सीधे आपको ले चलते हैं पंचकुला, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। आपके कान जो है सेंसिटिव ज़्यादा है, बहुत ऑन ग्राउंड और ऑनलाइन दोनों तरह से
एक सप्ताह भर के समय में घोषणा पत्र के लिए हरियाणा भर में सुझाव एकत्रित करेंगे। इसके लिए आज एक वैन यहाँ से शुरू हो रही है इस जिले के लिए, पंचकुला जिले के लिए। ऐसे ही 22 के 22 जिलों में वैन जाएगी, हर एक ब्लॉक तक जाएगी और सभी ब्लॉक केंद्रों तक पहुंचकर सुझाव वैन के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ उस वैन को झंडी दिखा के रवाना करेंगे। एक सुझाव की पेटी बीजेपी के जितने भी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों में भी रखी जाएगी। जितने लोग कार्यालयों में आते हैं वो वहाँ पर भी सुझाव दे सकते हैं। जो संकल्प पत्र की हमारी कमेटी है वो कमेटी हर जिले का प्रवास करेगी और उसमें ड्यूटियाँ लगाई गई हैं जिला अनुसार भी और उसमें सब्जेक्ट अनुसार भी, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 22 के 22 जिलों में 28 अगस्त तक वो प्रवास करके आएंगे। अगली बैठक इसकी 29 अगस्त को होगी। ऑनलाइन एक QR कोड सब जगह दफ्तरों में, बाकी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से सुझाव का पेज खुलेगा तो QR कोड का प्रसार किया जाएगा। अखबारों में भी उसका प्रसार करेंगे, जो भी वो देना चाहे दे सकता है। इसी प्रकार से एक नंबर, मिस कॉल का नंबर, जिसके माध्यम से एक लिंक उसको भेजा जाएगा मिस कॉल देने के बाद, और उस मैसेज के माध्यम से उसको सुझाव का पेज खुल जाएगा। तो उसके माध्यम से भी, वो मिस कॉल के माध्यम से भी वो हमको सुझाव दे सकते हैं। मिस कॉल का जो नंबर रहेगा 7015900900। इसी तरह से जो एक इंटरेक्टिव नंबर रहेगा, जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं और इसके बाद अपने सुझाव को रिकॉर्ड कर दें, तो इसके लिए भी रहेगा 7015800800। ये इंटरेक्टिव एक नंबर जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक भी रहेगा, बीजेपी संकल्प पत्र 2024.com। तो इसके माध्यम से भी वो हमको सुझाव भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से भी जितने सुझाव इंटरनेट के माध्यम से आ सकते हैं वो भी सुझाव हम इसके लिए जो है रिसीव करेंगे। इसके साथ साथ जो इस कमेटी के बड़े प्रमुख है सब लोग हैं, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं मुद्दों के हिसाब से और जिलों के हिसाब से। मेरी कमेटी में डॉक्टर संजय शर्मा हैं, मेडिकल क्षेत्र के, चाहे वो छात्रों से जुड़े हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हैं। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट ने किया सुसाइड। सीबीआई रेड के बाद सुपरिटेंडेंट ने किया सुसाइड। मुख्य डाकघर में तैनात है सुपरिटेंडेंट टीपी सिंह। देर शाम पोस्ट ऑफिस में सीबीआई ने डाली थी रेड। पोस्ट ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था सुसाइड नोट। ऑफिस के कई लोगों पर आरोप भी लगाए हैं। नोट में दफ्तर के कई लोगों को जिम्मेदार बताया है। बुलंदशहर के मुख्य डाकघर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल बेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए यसी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर मुख्य डाकघर पर करीब रात 9:30 बजे सीबीआई ने रेड मारी थी और रेड मारने के बाद में अगर बात की जाए तो
7 से 8 घंटे तक वहाँ में रेड चली थी और सीबीआई अपने साथ जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स थे उनको अपने साथ लेके गई थी। और बात की जाए तो वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो मुख्य अधिकारी थे टीपी सिंह, उन्होंने उनसे पूछताछ की गई थी और उनसे पूछताछ करने के बाद में तमाम जो बताया जा रहा है कि जो पूर्व जो वहाँ के जो डाकघर के जो मुख्य अधिकारी थे उनको लेकर और 6 लोग और थे, उन्होंने जो बिलों पे फर्जी दस्तावेज करने के बाद में काफी पैसों का हेराफेरी की थी। उसको लेकर सीबीआई को जो गाजियाबाद की जो सीबीआई टीम थी जो एंटी करप्शन तो उसने छापेमार कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई करने के बाद में बताया जा रहा है कि जो सुबह अगर जब टीपी सिंह के लिए सीबीआई ने 7 घंटे पूछताछ के बाद जब छोड़ाया था, वो अपने घर अलीगढ़ के रहने वाले थे और जो अपने घर अलीगढ़ पहुंचे और अलीगढ़ पहुंचने के बाद में उन्होंने एक सुसाइड नोट निकाला है। सुसाइड नोट में अगर बात की जाए तो 6 लोगों को उन्होंने आरोपी बनाया और 6 लोगों के ऊपर उन्होंने आरोपी लगाए कि वो मेरे लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे और लगातार मुझ पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाए रहे थे, जिसमें कि एक शिकारपुर का व्यक्ति है, एक खुर्जा का है, एक अनूपसर का है, एक बुलंदशहर का है और एक सिकंदराबाद का। इस तरह के उसमें 6 लोग हैं जिन्हों को सुसाइड नोट में उन्होंने नाम किया और उसने नाम के बाद टीपी सिंह ने ये भी कहा कि मेरी मौत के जिम्मेदार ये जो 6 लोग हैं। उसके बाद में उन्होंने अपने आपको गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उसको सुसाइड करने के बाद में जो सुसाइड नोट था उन्होंने पोस्ट ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में भी छोड़ा था। व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ने के बाद में बुलंदशहर में जब वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोट आया था उसके बाद में बुलंदशहर में तमाम जानकारी होने के बाद में जो डाकखाने विभाग के जो कर्मचारी थे उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। हालांकि सीबीआई की जो बात करें, सीबीआई ने किसी भी स्थानीय लोगों को या किसी अधिकारी को बताने की कोई भी कोशिश नहीं की। लेकिन सीबीआई के जो अधिकारियों का सिर्फ यही कहना था कि जो केस पे जो बिल पास किए जा रहे थे उसमें हेराफेरी की जा रही थी। हेराफेरी करने के आरोप मामले में यहाँ जो जांच चल रही है, जांच के बाद ही जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके बाद भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन वो जो जब वहाँ जानकारी मीडिया के माध्यम से वहाँ करी गई तो बताया गया कि जो पूर्व में जो 6 लोग थे और जो डाक अधीक्षक थे उनके द्वारा फर्जी बिल बनाए गए थे। फर्जी बिल बनाने के बाद में इस तरह की हेराफेरी की गई थी और वह करोड़ों की हेराफेरी सामने आई थी। और अगर बात की जाए जो वर्तमान जो अधिकारी जो डाक अधिकारी थे पुलिस ऑफिस के, वो मात्र बताया जा रहा है कि 12 ठीक है अनिल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बुलंदशहर में डाक अधीक्षक ने सुसाइड किया। देर शाम पोस्ट ऑफिस में सीबीआई ने डाली थी रेड, जिसके बाद ये सुसाइड की घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे सुसाइड नोट भी डाला गया था। खबर जालौन से है, जहां पर आरक्षण को लेकर दलित, ओबीसी और आदिवासी और तमाम अन्य दलों एवं संगठनों के लोगों ने अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया, साथ ही बाजार को बंद करवाया। वहीं इसको लेकर बाजार बंद जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल काबरी ने भी बताया कि हमारा आरक्षण शांतिपूर्ण ढंग से है और हम अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण आदेश को लेकर दलित, ओबीसी और आदिवासी लोगों का आज 23 तारीख को बंद का आह्वान था, जिसको लेकर भारी तादाद में एक जुलूस के बीच में सुप्रीम लोगों में खलबली मची। और आज बंद के आदेश को लेकर यहाँ पर पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे एक भारी तादाद के लोग बाजार बंद कराने को लेकर पूरी तादाद में यहाँ से निकले हैं और लगातार जो है लोगों को आज बंद करने के लिए बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये जुलूस आगे बढ़ता जा रहा है वैसी वैसी दुकानें बंद होती जा रही हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से लोग दुकानें बंद कर करके जल्दी से यहाँ से हट रहे हैं, ये आ रहा है तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लोग दुकानें बंद करके जा रहे हैं। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भारी तादाद में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ब्रजलाल काबरी जी है। जी पहले कहाँ से निकलेंगे, क्या रहेगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किए, आदेश नहीं किया, तो विचार व्यक्त किए हैं और विचार व्यक्त जो मिले हैं विचार मिले उसको लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया है सरकार के खिलाफ है। जैसे हमने कोई विचार व्यक्त किया है अपने लोगों के लिए, अब लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं वो एक अलग बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का विचार है, उस विचार को गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है वो गलत है।
तो ये बंद का जो आदेश आप लोगों ने दिया है ये कहाँ तक सही रहेगा और इससे क्या फायदा? देशव्यापी बंद है। ये उन जातियों के लोगों ने बंद किया है जिन्हें सीधे आरक्षण से नुकसान होने जा रहा है। अभी जब आरक्षण में तब तो उनका 78 साल की आजादी में उनका आरक्षण पूरा नहीं हुआ है और आरक्षण को खत्म करने की एक नई नीति चला दी है। ये समूह के समुदाय का मामला है, अकेले एक दल का नहीं है, सर्वदलीय है। लेकिन जो अनुसूचित जाति में है उन सारे लोगों ने मिल करके आज भारत बंद का आह्वान किया है। ये थे गिरिराज ठाकुर जिनका साफ तौर से कहना ये था कि जो बंद का आह्वान है ये दलित ओबीसी और पिछड़ी जाति के लोगों का आह्वान है और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से ये निकाल रहे हैं और जो इनका ये आह्वान है ये जन जन तक पहुंचाना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आरक्षण को लेकर मामला चल रहा है वो जल्दी सुलझाया जाए ताकि इस पर असर करा जाए। कैमरा पर्सन पांडे के साथ अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कानपुर में भी इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन कंपनी बाग चौराहे पर किया गया। सदन भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। देश भर से भारत बंद को लेके अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में दुकानें वगैरह नहीं बंद कराई गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के कंपनी बाग चौराहे पे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दलित संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भारत बंद का क्या कारण है और उनकी क्या मांगे। भैया क्या नाम है आपका? डॉक्टर RD गौतम मेरा नाम है और मैं यही कानपुर से हूँ। देखिए आज जो SC/ST में जो वर्गीकरण की बात कही है और सेंट्रल ने जो लागू किया है कोर्ट के माध्यम से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज भी समाज में बहुत सारे दबे कुचले लोग हैं जिनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, तो इस वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई क्रीमी लेयर की आवश्यकता नहीं है। तो इस सारी चीजों को लेकर के आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये समाज के तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी लोग आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और चूंकि बसपा का भी आह्वान किया गया है कि आज जो भी प्रोटेस्ट होगा वो संवैधानिक तरीके से होगा, तो हमारे जितने भी जांबाज सिपाही हैं वो कोई भी जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये अधिकार कभी भी हम लेने नहीं देंगे। ये जो हमारा अधिकार है वो छीनने नहीं देंगे। प्रदर्शन में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ बहुजन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के संबंध में, उसके विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं। यहाँ पर सरकार को, राष्ट्रपति को जो ज्ञापन देंगे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता या जो अधिकारी हैं इसके खत्म करने के लिए और इसकी नई सूची में शामिल करने के लिए जो सरकार संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा माननीय राष्ट्रपति के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम लोग यहाँ सब समाज इकट्ठा हुआ है। आपको बता दें कि कंपनी बाग चौराहे पे ये अंबेडकर प्रतिमा है। यहाँ पर अंबेडकर जी को माला पहनाने के बाद ये जो दलित संगठन के लोग हैं ये फूलबाग जा रहे हैं। इनका कहना है कि वहाँ पर एक ज्ञापन दिया जाएगा। इनकी मांग है कि SC/ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर लागू की गई है उसको खत्म करना चाहिए। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, K News इंडिया। और पंचकुला में नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जैसा अभी बताया भी है कि ये वैन जनता के बीच में जाएगी, जनता के सुझाव हम एकत्र करते हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो उन पिछले संकल्प पत्र में बातें आई थी उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब 2024 के विधानसभा के आम चुनाव का आगाज हुआ है और इस आगाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है। उसको लेकर के आज इसको
वैन को हरी झंडी दिखा करके लोगों के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर भेजेंगे और ये वैन 26 तारीख तक लोगों के बीच में सुझाव लेने के लिए अलग अलग स्थानों के ऊपर जाएगी। हर 22 के 22 जिलों में ये वैन चलेगी। आज पंचकुला से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में। और हमारी जो कमेटी बनी है 15 लोगों की हमारी संकल्प पत्र की कमेटी है। वो कमेटी के जितने हमारे माननीय सदस्य हैं सब माननीय सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर के एक पर्टिकुलर उनको विषय दिया है कि लोगों को एकत्र करके उनसे चर्चा करना, उनसे सुझाव लेना, ये हमारी इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आए, हम और सरकार हमारी क्या लोगों के हित में कदम उठा सके, कहाँ लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है उसका समाधान कैसे हो, वो भी सुझाव जब लोगों के तरफ से हमारे पास आएंगे तो हम उसको अपने संकल्प पत्र में समाहित कर पाएंगे। और हमारी जो 10 साल के पिछले कार्य हैं जो हमने किए हैं उनको भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमने ये भी काम किया है, ये काम किए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको दृढ़ता से पूरा करते हैं और समय से पूरा करते हैं। पिछला जो हमारा संकल्प पत्र 2019 का, उसमें 265 हमने संकल्प किया था, हमारे विषय थे, लगभग हमने उनको पूरा किया है सभी जो हमारे संकल्प पत्र में थे। और क्योंकि विपक्ष की घोषणा और पंचकुला से नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आज वैन का शुभारंभ कर रहे हैं जो कि लोगों के बीच में जाएगी, सुझावों को संकल्प पत्र में समाहित किया जाएगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए क्लीन न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।